मेरे शौहर का इंतकाल एक छोटे से हादसे में हुआ था। हादसा छोटा था लेकिन सदमा बहुत बड़ा, 2 बच्चों के साथ। अकेली औरत, न घर की न बाहर। क्यों रिश्तेदारों ने अफसोस जरूर किया लेकिन साथ निभाने को कोई तैयार ना था। कुछ महीने तो जैसे तेसे गुजर गए। फिर गुरबत ने दरवाजे पर दस्तक देना बंद करके दरवाजा तोड़ दिया। तभी एक दिन दीवर का फोन आया। वही दीवर जिसने शौहर की मौत के बाद पलट कर भी न देखा था। भाभी, आप सऊदीया आ जाएं बच्चों के साथ। यहां मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बच्चे मेरे साथ रहेंगे और आपके लिए एक नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। मैं हैरान भी थी, शक में भी, लेकिन मजबूरियां अक्सर शक को दबा देती हैं। मैं बच्चों के साथ सऊदीया चली गई। दीवर एयरपोर्ट पर मिला, लेकिन चेहरे पर वो गर्मजोशी न थी जो एक करीबी रिश्तेदार की होनी चाहिए। चंद दिन उसके घर रही। फिर उसने कहा, भाभी, आपको एक ओल्ड होम में जॉब मिल सकती है। अच्छी तनख्वाह है, रहाइश भी फ्री। बच्चे मेरे पास रहेंगे। मैं अच्छे स्कूल में डाल दूंगा। मैं खामोश रही, सिर्फ बच्चों की आंखों में मुस्तकबल का ख्वाब देखकर हाँ कर दी। ये एक शानदार इमारत थी। सफेद दीवारें, खिड़कियां बड़ी बड़ी, लेकिन अंदर दाखिल होते ही अजीब सी खामोशी दिल को चीर देती। यहां सिर्फ औरतें थीं, बूढ़ी, कमजोर और चुपा। किसी की आंखों में इंतजार था, किसी के लब्बों पर शिकवा, किसी के हाथों में एक पुरानी तस्वीर। हर रात कोई ना कोई औरत रोती थी, कोई जोर से, कोई आहिस्ता। नर्सें कहती, बस याद आती है बेचारी को, घर की, बेटे की, बहू की। एक दिन मेरी ड्यूटी एक नई खातून के कमरे में लगी। नुसरत बानो नाम था। बहुत खामोश औरत थी, न कुछ बोलती, न किसी से नजरें मिलाती, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी तकलीफ थी, ऐसी जो लफ्जों से बाहर थी। फिर एक रात एक चीख सुनाई दे। रात के कोई 2 बजे होंगे। नुसरत बानो के कमरे से रोने या शायद चीखने की आवाज आई। मैं दौड़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने आहिस्ता से झांका और मेरा दिल जैसे रक गया। मेरे दीवर जमीन पर बैठा, नुसरत बानो के कदमों में सिर झुकाए, जार वो कुतार रो रहा था। माफ कर दो माँ, मैं मजबूर था। मैंने तुम्हें छिपाया, तुम्हें छोड़ दिया। बस अब न रोना, न किसी को कुछ बताना। नुसरत बानो खामोश बैठी थी। आंखों में न आंसू थे, न गुस्सा, बस एक खालीपन जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक लगता था। अगली सुबह मैंने खुद को बहुत थका हुआ महसूस किया। रात का मंजर जहन पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। न मैं सो सकी, न सोचना बंद कर सकी। नाश्ते की मेज पर नर्सें वैसे ही हंस बोल रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे अंदर एक शूर था, कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ था। दोपहर की शिफ्ट में मेरी ड्यूटी फ्री थी। मैं सीधी उस कमरे में गई जहां मरीजों का पुराना डेटा रखा होता था। फाइलें, रजिस्टर, दवाओं की रसीदें और कुछ पुरानी तस्वीरें। नुसरत बानो के नाम की फाइल निकाली। उसमें कुछ अजीब बातें दर्ज थीं। दाखिला तारीख 9 साल पहले लाने। वल्ला, नाम दर्ज नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं लिखा था। मगर सबसे हैरत अंगेज चीज थी एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर जिसमें नुसरत बानो जवान थी और इनके साथ एक बच्चा तकरीबन 10 साल का, गोल चेहरा, मासूम आंखें। मैंने गौर से तस्वीर देखी। ये बच्चा दीवर नाजिम ही था। तभी मेरा हाथ कांप गया। मैं दोपहर के वक्त उनके पास पहुंची। कमरा हल्की खुशबू से महक रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां दुआएं की हों। मैंने आहिस्ता से पूछा, अम्मी, आप मुझे पहचानती हैं? वो मुझे देखकर थोड़ा मुस्कुराएं, जैसे किसी भूली हुई याद को छू लिया हो। मैंने वही तस्वीर उनके सामने रखी। ये आप हैं ना? और ये? उनकी आंखों में पानी भर आया और पहली बार उनके होंठों ने कुछ कहा। मेरे बेटे का नाम नाजिम था। सबने कहा वो मर गया, मगर वो तो जिंदा निकला और मुझे मार दिया। मैं लर्ज गई। उसी रात मैं दीवर के घर गई बच्चों को देखने, लेकिन बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए थे। पहली बार बेटे ने कहा, अम्मी, चचा बहुत गुस्से करते हैं, कहते हैं तुम वापस ना आए। दीवर की बीवी शाइस्ता किचन में थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम जानती हो नाजिम की माँ कौन है? वो चुप रही। फिर आहिस्ता से कहा, ये बात मत पूछो। नाजिम इस सवाल पर पागल हो जाता है। वो कहता है उसकी माँ मर चुकी है। दीवर के घर से वापस आकर मैं खामोश कमरे में बैठी रही। दिल में एक तूफान था, आंखों में नमी और जहन में एक खतरनाक सोच। उसी रात मैं नाइट शिफ्ट पर थी। नुसरत बानो का कमरा सामने था, चुपचाप, बंद दरवाजा, हल्की सी रोशनी। लेकिन फिर अचानक कॉरिडोर में कोई साया,
सा गुजरा। काला लिबास, तेज कदम। मैंने पीछा किया लेकिन कोई नजर न आया। तब मैं पलटी और देखा नसरत बानो का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैं अंदर गई। नसरत बानो बेहोश थीं, चेहरे पर खौफ, हाथों में लर्जिश। मैंने उनका हाथ थामा तो वो एकदम चौंके और मेरे हाथ को मजबूती से थाम लिया। मेरे पास रहो, मत जाओ। उनका ये जमला बस एक जमला नहीं था, किसी माजी के जख्म की धार थी। और वो शख्स जो मेरे लिए अजनबी न रहा। अगले दिन ओल्ड होम में एक नया डॉक्टर आया। डॉक्टर यूसुफ खान, अदराज कद, बाराब आवाज, लेकिन आंखों में अजीब सी नरमी। मुझे उससे पहली ही मुलाकात में एक इंसियत सी महसूस हुई। शायद उसके सवाल पूछने के अंदाज में एक फिक्र छिपी थी, या शायद इसलिए कि कई दिनों बाद किसी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात की थी। आपकी आंखें कहती हैं कि आपके दिल में कई राज हैं, उसने एक दिन कहा। मैं हंसने लगी, लेकिन मेरे होंठों पर मुस्कुराहट से ज्यादा लर्जिश थी। डॉक्टर यूसुफ ने नसरत बानो का केस फाइल मुझसे मांगा और एक दिन कहने लगा, आप उनके बहुत करीब लगती हैं, ये आपको बेटी की तरह देखती हैं। पता नहीं क्यों उसकी आवाज में एक जाती दर्द सा महसूस हुआ, जैसे उसने भी किसी माँ को खो दिया हो। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा राजदार बनने लगा। मैंने उसे वो तस्वीर दिखाई, नसरत बानो की, नाजिम की, और उनकी सिसकियां। डॉक्टर यूसुफ गमसम हो गया। वो मुझे समझता था, मेरी आंखों का दर्द पढ़ता, मेरी खामोशी सुन लेता। कई बार जब रात को मैं नाइट ड्यूटी पर होती तो वो बगैर कुछ कहे मेरे साथ बैठ जाता और चुपचाप सिर्फ मेरी मौजूदगी महसूस करता। कमरे में खामोशी होती, लेकिन दिलों में गुफ्तगू जारी रहती। हम एक दूसरे से कुछ ना कहते हुए बहुत कुछ कह जाते। उसी रात जब मैं एक बार फिर फाइलों को देखने लगी, नसरत बानो की फाइल में एक और तस्वीर मिली। ये तस्वीर मेरे होश उड़ा देने वाली थी। पास में एक औरत खड़ी थी, नसरत बानो, लेकिन उनके साथ एक नौजवान लड़की भी थी। ये लड़की में थी नसरत बानो के साथ मेरी ही तस्वीर। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरी तो माँ फातिमा बीबी थी, जिनकी मौत के बाद हम टूट गए थे। तो फिर नसरत बानो? दिमाग मफलूज सा हो गया। मैंने फौरन वो फाइल और तस्वीर लेकर डॉक्टर यूसुफ के पास जाने का फैसला किया। यूसुफ ने तस्वीर देखी। एक लम्हा को उसका चेहरा सफेद पड़ गया। फिर वो उठा, कमरे की खिड़कियां बंद की और धीरे से बोला, ये बातें जबान से निकलें तो जिंदगियां बदल जाती हैं। मेरे होंठ कांप गए, लेकिन मैंने सर हिलाया। यूसुफ ने एक फाइल निकाली, नसरत बानो की नहीं बल्कि फातिमा बीबी की फाइल में सिर्फ एक सफ़ा था, एक डायरी एंड ए रिपोर्ट। फातिमा बीबी मेरी हयातियाती माँ नहीं थी, मैं एक गोद ली गई बच्ची थी। असल माँ नसरत बानो दिल की धड़कन जैसे रख गई। मैं चीख ना सकी, बस दीवार से लगकर बैठ गई। यूसुफ मेरे पास आया और नरमी से बोला, वो तुम्हें बचाकर किसी और के स्पर्द कर गई थीं। ये राज अब नाजिम से जुड़ा था। नाजिम जो मेरा दीवर नहीं बल्कि सूतीला भाई निकला। असल माँ नसरत बानो और असल बाप यूसुफ ने कहा, तुम्हारे वालिद को नाजिम के बाप ने मार दिया था। नसरत बानो को पागल करार देकर ओल्ड होम में फेंक दिया ताकि वो कभी बोल ना सके। अब मैं खामोश नहीं रह सकती थी। मैं सिर्फ एक बीवा नहीं, एक माँ नहीं, एक मुलाजमा नहीं, मैं नसरत बानो की बेटी थी, उस औरत की जिसकी जिंदगी को जिंदा दफन कर दिया गया था। यूसुफ मेरी हर बात समझता था। मेरे आंसुओं की तशरीह वो लफ्जों से पहले कर लेता था। एक रात मैंने पूछ ही लिया, यूसुफ तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? वो थोड़ा सा मुस्कुराया। विलर्ड होम की गलियों में वो रात कुछ अलग थी। नसीरत बानो का चेहरा प्रसकून था, लेकिन आंखों में एक अजनबी चमक थी, जैसे कोई पुराना दर खुलने वाला हो। मैं उनके सामने बैठी थी, उनके हाथ थाम कर आहिस्ता आहिस्ता बोली, आमी आप मुझे पहचानती हैं? एक लम्हे की खामोशी, फिर उनकी आंखों से 2 आंसू बह निकले और वो बोले, मेरी जान, मेरी रुबाई। रुबाई ये मेरा असल नाम था, मेरी पहचान। और उन लफ्जों ने मेरी रूह के दर व दीवार हिला दिए। उसी रात नसरत बानो ने कांपती आवाज में सच बोलना शुरू किया, ऐसा सच जो सालों कैद रहा। तुम मेरे शोहर की नाजायज औलाद नहीं थीं, तुम मेरी मोहब्बत की निशानी थीं। मोहब्बत। मैं हका बका रह गई। नसरत बानो ने बताया, वो एक प्रोफेसर अरहम से मोहब्बत करती थीं, तालीम याफ्ता, बावकार और निहायत बासूल शख्स, लेकिन खानदान ने जबरदस्ती उनकी शादी किसी और से कर दी, यानी नाजिम के बाप से, जो एक जालिम जबरदस्ती करने वाला शख्स था। नसरत बानो के दिल में सिर्फ प्रोफेसर अरहम
थे और वक्त के साथ एक छिपी हुई मुलाकात में मैं इस दुनिया में आ गई। लेकिन जब ये राज नाजिम के बाप को मालूम हुआ, उसने प्रोफेसर अरहम को कत्ल करवा दिया, नसरत बानो को पागल करार दिलवाया और मुझे फातिमा बीबी के हवाले करके पर्दा डाल दिया। नाजिम, जो खुद को दीवर कहता था, दरअसल मेरा सोतीला भाई था और मेरे वालिद के कातिल का बेटा। अब समझ आई क्यों वो मुझे ओल्ड होम में धकेल कर बच्चों को अपने पास रखना चाहता था। वो मुझे नसरत बानो से दूर रखना चाहता था ताकि सच कभी सामने न आ सके। लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैं यूसुफ के पास गई और उसे सब बता दिया। मैंने एक खफिया कैमरा खरीदा और ओल्ड होम के कुछ मखसूस कमरों में लगा दिया जहां नाजिम रात को आता था, और फिर एक दिन कैमरे ने वही पकड़ लिया जिसका मुझे खौफ था। नाजिम नसरत बानो के कमरे में दाखिल हुआ, उनके तकिए पर हाथ रखा और आहिस्ता से दबाने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यूसुफ फौरन मेरी मदद को आया। हमने नसरत बानो को बचा लिया और नाजिम, वो फरार हो चुका था। उस रात नसरत बानो मेरे बाजुओं में थी, सांस टूटी टूटी सी, लेकिन आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो अंदर से कुछ कह रही हूं मगर अल्फाज जबान तक न आते हों। मैंने उनके माथे पर बूसा दिया, चुपके से कहा, आमी, मैं आपका बदला नहीं लूंगी, मैं सिर्फ आपको आपकी पहचान वापस दूंगी। उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो नींद की आगोश में चली गई। यूसुफ ने मेरी तरफ देखा। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन अल्फाज न निकले। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां एक तूफान था। रुबाई, उसने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी इंसान का माजी उसे इस तरह जकड़ लेता है कि हाल भी कैद हो जाता है। मैंने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम्हारा भी कोई ऐसा राज है यूसुफ? इस बार वो हंसा नहीं, बस एक तवील सांस ली और बोला, जब वक्त आएगा सब बताऊंगा। मेरे बच्चे जीन और होरीन कई दिनों से चुप चुप थे। एक दिन होरीन ने मुझे पकड़कर कहा, आमी, चचा, नाजिम रात को किसी से वीडियो कॉल पर बात करते थे और कहते थे कि वो लड़की अब मेरे काबू से बाहर जा रही है। दिल धक से रह गया। मेरी बेटी, महज 7 साल की होरीन, ओल्ड होम में एक पुराना स्टोर रूम था जिसे कोई नहीं खोलता था। नसरत बानो अक्सर उस दरवाजे को देखती थी, कभी हंसती कभी रोती। एक दिन उनके तकिए के नीचे से मुझे एक छोटी सी चाबी मिली। मैं यूसुफ के साथ वो स्टोर रूम खोलने गई। अंदर अंधेरा था, धूल में लपटे पुराने संदूक जिनमें किसी की पूरी जिंदगी दबी हुई थी। एक संदूक में एक पुराना रिकॉर्डर था और इसमें एक टेप अरहम और नसरत लिखा हुआ। नसरत, अगर ये पैगाम तुम तक पहुंचे तो समझ लेना कि मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मेरी मोहब्बत, मेरी रोशनी, रुबाई, तुम्हें मिल गई होगी। उसकी हिफाजत करना वो तुम्हारी रोशनी है और मेरा यकीन। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। यूसुफ का चेहरा भीग चुका था। नाजिम एक दिन फिर अचानक नजर आया। इस बार वो बज़ाहिर मेहरबान लेकिन अंदर से कुछ और आस ने कहा, रुबाई, चलो बच्चों को ले जाओ, अब मैं तुम्हें मजीद तंग नहीं करूंगा। लेकिन उसकी आंखों में वही जहर था, वो खामोशी जिसमें साजिश छिपी हो। आन दिनों में यूसुफ मेरे बहुत करीब आ गया। एक रात जब सब सोते थे, हम ओल्ड होम के बाग में बैठे थे। चांदनी नीची नीची बरस रही थी और हवा में नसरत बानो की दुआओं की खुशबू थी। यूसुफ ने मेरे कान के करीब आकर बस इतना कहा, रुबाई, अगर तुम्हें कभी लगा कि तुम इस सब से थक गई हो तो बस पलट कर देखना। वो रात आम रातों से मुख्तलिफ थी। हवा में नमी थी और दर व दीवार जैसे सांस रोक कर किसी कयामत के इंतजार में थे। यूसुफ मेरी आंखों में देख रहा था और मैं जमीन को, जैसे किसी पुरानी कब्र पर खड़ा होकर दुआ मांगते हैं। दिल में अजीब सा बोझ था। एक अनजानी घटन ओल्ड होम के एक कोने में वो दरवाजा था जिस पर अमला ममनुआ का बोर्ड बरसों से लटक रहा था। लेकिन उस रोज नसरत बानो की मौत के बाद किसी ने इस दरवाजे पर ताला नहीं लगाया था। मैंने चुपके से दरवाजा खोला। बजली नहीं थी, सिर्फ मोबाइल की फ्लैश लाइट, सामने एक टूटी हुई अलमारी, दीवार पर स्याह धब्बे और एक पुराना सूफा था। कोने में एक पुरानी नोटबुक रखी थी जिस पर लिखा था, मेरा नाम नाजिम नहीं, मेरा नाम जारून है। मेरी अंगलियां कपकपा गईं। ये कैसा खेल था? कौन था वो शख्स जिसे मैं दीवर समझती रही? और अपने बच्चों का चचा? नसरत, तुमने मेरी माँ की मोहब्बत छीनी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता था। रुबाई, तुम मेरी कमजोरी हो सकती थी लेकिन तुमने ताकत बनने की कोशिश की। अब खेल खत्म। मेरे हाथ से नोटबुक गिर गई।
मैंने यूसुफ की तरफ देखा। दिल धड़क रहा था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। मैं अपने कमरे में वापस आई। मेरी बेटी हुरीन जाग रही थी, आंखों में नींद, लेकिन चेहरे पर खौफ। अम्मी, अभी अभी कोई हमारे बैग में कुछ रख के गया है। मेरा दिल दहल गया। मैंने बैग खोला तो एक पेन ड्राइव निकली। यूसुफ को बुलाया। हमने लैपटॉप में लगाया तो इसमें कई लड़कियों की वीडियोस थीं जो ज़ारून ने खुफिया कैमरों से रिकॉर्ड की थीं। ये ओल्ड होम नहीं था, ये गुनाहों का कब्रिस्तान था। ज़ारून के चेहरे से नकाब उतर चुका था। वो अब भी वही बदलहाज सफाक इंसान था, लेकिन अब उसके सामने वो रुबाई खड़ी थी जिसके पास न सिर्फ सबूत थे बल्कि हिम्मत भी। यूसुफ मेरे साथ ओल्ड होम की हर फाइल, वीडियो और ज़ारून की डायरी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। सबसे पहले उसने वो पेन ड्राइव इंस्पेक्टर को दी। अगले दिन जब पुलिस ज़ारून को गिरफ्तार करने आई तो वो हंसा, जैसे यकीन न हो। तुम क्या समझती हो? तुम जीत गई? तुम तो एक बेवाह हो। तुम्हारे पास किया है? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे पास सच है, और सबसे बड़ी बात, मेरे बच्चे, जिनका मैं अब खुद मुस्तकबल बनूंगी। ज़ारून को हथकड़ी लगी और ओल्ड होम की दीवारें पहली बार खामोश हो गईं। चंद महीने बाद वही रुबाई जो एक वक्त में सहारे ढूंढती थी, अब ओल्ड होम की नई डायरेक्टर बन चुकी थी। और वो सब औरतें जो पहले सिर्फ वक्त का बोझ समझी जाती थीं, अब वहां इज्जत से रह रही थीं। जीन और होरीन नए स्कूल में पढ़ रहे थे और मैं हर रात नसरत बानो की तस्वीर को देखती थी।